हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज हम लोग अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट आते हैं टॉपिक्स पे। एनर्जी फ्रॉम द सी, एनर्जी फ्रॉम द सी। ठीक है ना। हमारा जो सी है, या कह सकते हैं लार्ज एरिया ऑफ सी इज नोन एज ओशियन। उसी को हम ओशियन भी बोलते हैं। जब लार्ज एरिया सी हो जाता है तो ओशियन हो जाता है। तो सी का जो सी से हमें एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है, तो यहाँ पे द एनर्जी फ्रॉम द सी कैन बी ऑब्टेन्ड मेनली थ्री वेज। क्या है आपका? एक आता है टाइडल एनर्जी, सेकेंड होता है वेव एनर्जी, एंड थर्ड आपका है ओशियन थर्मल एनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? ओटी। ठीक है ना। एक आपका टाइडल एनर्जी है, इसको वेव एनर्जी या सी वेव एनर्जी या ओशियन थर्मल एनर्जी। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आते हैं टाइडल एनर्जी। क्या है? एनर्जी फ्रॉम द सी ऑलरेडी द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है? अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है, जो हमारा मून है उसके जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है, हमारा सी में टाइड आता है। ठीक है ना। इसमें लो टाइड हाई टाइड, यानी एक बार वाटर का लेवल राइज करता है, फिर क्या करता है, फॉल करता है। हम इसी का यूज करके हम उसको टाइडल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर हमारा इधर से बना लेते हैं। सपोज करिए हमारा क्या है, हमारा इधर सी वाटर है। हमारा क्या है आपका सी वाटर है, ये हाई टाइड है। हमारा इधर क्या रिजर्वायर है। ठीक है ना। यहां से क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, इसमें से ये फ्लो करेगा आपका फ्लोइंग वाटर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक टरबाइन यूज कर लेंगे। ठीक है ना। एक टरबाइन है। ठीक है। जब यहाँ पे हाई टाइड आएगा सी में, ठीक है ना, इसका मतलब वाटर लेवल क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर से वाटर का फ्लो किधर साइड में होगा, इधर साइड में होगा। तो जब फ्लोइंग वाटर है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी है। इसी हम एनर्जी का यूज करके हम यहाँ पे टरबाइन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब रिजर्वायर में सारा वाटर आता है, चूंकि इधर हाई टाइड है तो यहाँ भी लेवल क्या हो जाएगा, फिर ये लेवल धीरे धीरे यहाँ पे रिजर्वायर में आपका, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम कैसा हो जाएगा, फिर आपका सेम वही पोर्शन रहेगा। जब यहाँ पे क्या आएगा, ये सी वाटर है, अब इधर क्या हो जाएगा, लो टाइड हो जाएगा। लो टाइड का मतलब यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। तो लेकिन इधर तब तक क्या हो जाएगा, इधर आपका जो रिजर्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हाई टाइड था तो वाटर का लेवल क्या है, इसमें फ्लो होते होते यहाँ भी लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्लोइंग का जो वाटर है इधर रिजर्वायर में फिर आपका भर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर अब वाटर का लेवल, वाटर का फ्लोइंग क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। फिर यहाँ पे टरबाइन क्या होगा, फिर ये टरबाइन को रोटेट करेगा। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है, इसकी वजह से जो टाइड आता है, एक दिन में कितना बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उस टाइड का यूज करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसके जो एडवांटेज है, जस्ट लाइक एडवांटेज अब क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जो हम पढ़ाए थे आपके डैम में। फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि इसमें चूंकि हम फ्लोइंग ऑफ वाटर यूज करते हैं, तो इसमें कोई भी हार्मफुल गैसेस जनरेट नहीं होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। ठीक है।
और यहाँ पे जो आपका एक तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो आपका ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये पोल्यूट नहीं करता, इसमें कोई भी एग्जॉस्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि ये नेवर एग्जॉस्ट होने वाला है। तो ये आपके एडवांटेज है, लेकिन इसके जो मेन डिसएडवांटेज है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि एडवांटेज तो कॉमन है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट इसका मेन डिसएडवांटेज है आपका जो टाइडल बैरेज और टाइडल डैम, ठीक है, जो आपका यहाँ कंक्रीट का जो बना रहता है, ठीक है ना, ये डैम या इसको बैरेज बोलते हैं, कैन नॉट बी एस्टैब्लिशमेंट cannot be established everywhere। हम पहले तो जो टाइडल बैरेज या टाइडल डैम है इसको हम प्रत्येक जगह इन द सी, यानी हम सी में प्रत्येक जगह हम इसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर ओनली फ्यू साइट्स इन द वर्ल्ड जहां पे टाइडल बैरेज आपका स्टैब्लिश्ड है, क्योंकि हम हर तरफ आपका जो सी है वहां पे हमेशा सभी जगह जो टाइडल होता है एक समान नहीं होता है, ठीक है ना, यानी बहुत से कम साइट्स ऐसे हैं वर्ल्ड में जहां पे टाइड लो या हाई, बहुत लो या हाई होता है। हर जगह आपकी जो टाइड का वेव है, ठीक है ना, जहाँ पे टाइड होता है लो और हाई टाइड होता है, ठीक है ना, जहाँ पे वाटर लेवल आपका हाई राइज एंड लो होता है, इसका जो लेवल है एवरी प्रत्येक जगह आपका सही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हमारी जगह बैरेज को हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। सेकेंड आपका है द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by utilizing of tidal energy is not enough for large scale। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी का आपका जनरेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन या जनरेशन जो भी कह लीजिए, वो जो टाइडल एनर्जी का हम उपयोग करके करते हैं वो इतनी पर्याप्त मात्रा में लार्ज स्केल पे हम नहीं उत्पन्न कर सकते, ठीक है ना। तो एक तो इसका ड्रॉबैक ये है। थर्ड ड्रॉबैक है द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल डैम या बैरेज जो भी कह लीजिए इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना, एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपके इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज आपका मैंने पहले से प्रीवियस वीडियो में डाल रखा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में सेम वही डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका वेव एनर्जी पे। नेक्स्ट आते हैं वेव एनर्जी पे। इट मीन्स क्या हुआ, इसको बोलते हैं सी वेव एनर्जी। सी वेव एनर्जी ये क्या, जिससे हमारा ये सपोज करिए सी लेवल है, ठीक है ना, ये वाटर का सी लेवल है। तो आप देखेंगे कि इसके जो वाटर होते हैं सी का क्या होता है, ये मूव करता रहता है। सरफेस इसका क्या होता है, इसमें एक फ्लो होता है। ये फ्लो किस वजह से होता है, क्योंकि जो हमारी विंड होती है, ठीक है ना, जो हमारी विंड होती क्या होती है, हाई स्पीड से मूव करती है। जब ये हाई स्पीड से मूव करती है तो जो वाटर का जो सरफेस है ये भी क्या करता है, इस स्पीड की वजह से, विंड की स्पीड से क्या होता है, इसमें भी एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक वेव फॉर्म में जनरेट हो जाता है, ठीक है ना, जो वाटर वेव होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब वाटर वेव है तो ये फ्लो कर रहा है, तो इसके मीन्स इस वाटर वेव में क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे क्या, जो आपका वेव एनर्जी है उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अप डाउन करने वाला
मूवमेंट वाला जो अप डाउन कर सके, ऐसा टरबाइन यूज करते हैं जो कि इसके फ्लोइंग ऑफ जो आपका फ्लोइंग ऑफ वाटर है उसमें इस छोटे छोटे टरबाइन हम यूज करके क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी का इसका यूज करके इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे किसके द्वारा होता है, सी वेव एनर्जी के थ्रू। ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हम आते हैं आपका ओशियन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं आपका थर्ड क्या था, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है, ओशियन क्या है, द लार्ज एरिया ऑफ सी, द लार्ज एरिया ऑफ सी इज कॉल्ड ओशियन। ठीक है ना। एक सागर होता है, एक महासागर। ओशियन मीन्स महासागर, इसमें एक लार्ज एरिया ऑफ सी है। तो यहाँ पे ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है, द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस in temperature at top surface of the sea and the deeper level of the sea। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी अवेलेबल होती है किस वजह से, आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर एट द टॉप सरफेस ऑफ द सी, जो आपके सी का जो सरफेस है उसके टॉप पे जो टेम्परेचर और जो डीपर लेवल में सी पे टेम्परेचर है, उन दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसे हम डिफरेंस टेम्परेचर को हम यूज करते हैं किसमें, थर्मल एनर्जी के रूप में। अब सपोज करिए कि यहाँ पे आपका सी का लेवल है, ठीक है, सपोज करिए सी है, इसमें क्या है, ये वाटर, तो यहाँ पे इसका टॉप लेवल है और यहाँ पे बॉटम लेवल छोड़िए, बस डीपर लेवल पे आइए, मतलब काफी गहरा। तो इन दोनों के बीच में लगभग कितने का डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है, अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो टॉप पे जो टेम्परेचर होता है और जो डीपर में होता है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर किस वजह से होता है, तो जो आपका वेव एनर्जी है सी में या आपका ओशियन थर्मल एनर्जी है, दोनों का जो मेनली काज क्या है, हमारा सन। ठीक है ना। इस सन की ही वजह से हमारा विंड फ्लो होता है। ठीक है ना। क्योंकि जब सन की जो लाइट या हीट आती है तो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या करता है, एक जगह प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, एक जगह लो टेम्परेचर पे होता है। तो हवा क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ मूव करती है। तो यहां से विंड भी होता है और विंड की ही वजह से हमारा सी वेव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आपका जब सन हीट देता है तो वाटर सरफेस क्या होता है, हीट हो जाता है। ठीक है ना। जो सन का लाइट और हीट की वजह से इसका वाटर का जो टॉप सरफेस है हीट हो जाता है, बट डीपर सरफेस क्या होता है, कोल्ड रहता है। तो यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पे हॉट है। तो हॉट और कोल्ड के बीच का जो डिफरेंस है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आता है। ठीक है। तो अब ये जो एक टेम्परेचर का डिफरेंस है, हम इसी टेम्परेचर का डिफरेंस करते हैं, इसी का हम यूज करके बनाते हैं। आप इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी को हम बोलते हैं OTE। ठीक है। एक डिवाइस आती है OTEC, क्या होता है, ए पावर प्लांट। ठीक है ना। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, सी फॉर क्या है, सी फॉर है कन्वर्जन। ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, ये कौन सा पावर प्लांट है, ये वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑन द OTE, यानी ये ओशियन थर्मल एनर्जी के बेस पे वर्क करता है। ठीक है ना। तो अब ये क्या करता है, OTEC जो क्या है, ये आपका इस एनर्जी का यूज करके जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इस एनर्जी को यूज करके ये किसमें चेंज कर देता है, एयर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, अमोनिया और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस यूज करते हैं, ठीक है ना। इस गैस पे क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है तो क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म से इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये गैस फॉर्म में चेंज होता है। तो ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये प्रेशर क्रिएट करता है तो इसमें जो टरबाइन होता है क्या होता है, इसको ये मूव कराता है। जब ये टरबाइन मूव करता है तो क्या होता है, ये मूव करता है। जब ये प्रेशर नीचे जाता है तो फिर क्या होता है, इधर क्या होता है, आपका कोल्ड है तो फिर ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। और ये टरबाइन को जो रोटेट कराता है, इस टरबाइन से क्या होता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इस वर्क पे काम करता है, तो इसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, ठीक है। तो आप ओशियन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, ये दोनों क्या है, ये आपके सन एनर्जी से कहीं न कहीं से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी ये सन की ही एनर्जी आपको वेव एनर्जी के रूप में या ओशियन थर्मल एनर्जी के रूप में मिलती है। बट आपका जो टाइडल एनर्जी है, ये सन का रीजन नहीं है, इसमें ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से होता है। जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है मून की वजह से, उसकी वजह से उसमें टाइड आता है, जिसमें वाटर का लेवल राइज होता है और डाउन होता है, ठीक है ना। तो ये राइज और डाउन या राइज होता है और फॉल होता है, तो इसी को बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है। तो आपका टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी जान गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, व्हाट इज द जियोथर्मल एनर्जी? द जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी। क्या है, आपका हीट एनर्जी फ्रॉम hot rocks present inside the earth। आपका जो जियोथर्मल एनर्जी है, एक हीट एनर्जी है जो कि हॉट रॉक्स की वजह से आपका प्रोड्यूस होता है। ये क्या है, इनसाइड द अर्थ। जो हमारा अर्थ है, सपोज करिए अर्थ, यहाँ पे क्या है, इसके अब यहाँ पे क्या है, हॉट रॉक्स है सपोज करिए, और इसके अंदर में क्या है, वाटर, ठीक है। अब सपोज करिए वाटर और हॉट रॉक्स दोनों का टच करेंगे, यानी अगर कोई चीज हॉट चीज अगर आपके वाटर से टच करती है तो क्या बनता है, एक स्टीम बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्टीम बन जाता है। जैसे ही वाटर से हॉट रॉक्स टच करता है तो इसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। बट स्टीम क्या होती है, ये आपका बाहर आउट नहीं हो पाती, यहाँ पे क्या होती है, ट्रैप्ड होती है, ठीक है ना। ये जो अर्थ का जो रॉक्स है उसके अंदर क्या रहती है, ट्रैप्ड रहती है, ठीक है। तो इस ट्रैप्ड स्टीम को, ठीक है ना, यहाँ क्या करते हैं, ड्रिल करके हम इसको बाहर ले आते हैं। अब जब स्टीम बाहर आती है तो क्या होती है, एक हाई प्रेशर होती है, ये आपका हाई प्रेशर स्टीम होता है, हाई प्रेशर स्टीम होता है। जब ये हाई प्रेशर स्टीम है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर देंगे। जो स्टीम से क्या होता है, टरबाइन को आप रोटेट कर लें, और जब टरबाइन आपका रोटेट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो हम इसी को यूज करके हम यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। बट आपका जो जियोथर्मल एनर्जी, ये क्या है, इसको जियोथर्मल एनर्जी is one of the few sources of energy which do not come directly or indirectly from the सन एनर्जी और सोलर एनर्जी। इसको आप सोलर एनर्जी भी
सन एनर्जी ही सोलर एनर्जी है, फ्रॉम द सन और सोलर एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे जो जियोथर्मल एनर्जी है, देखिए अभी तक क्या था, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स थे, चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे आपका नेचुरल गैस हो, कहीं ना कहीं से उसमें आपके सन की ही एनर्जी उसमें एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमको हाइड्रोकार्बन मिलता है। और हाइड्रोकार्बन कहाँ से आया, प्लांट्स और एनिमल्स से। प्लांट और एनिमल्स में हाइड्रोकार्बन कहाँ से आया, सन की एनर्जी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पे सन की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ पे जो जियोथर्मल एनर्जी है, इसमें चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं से सन की एनर्जी इसमें नहीं है। ये क्या है, पृथ्वी के अंदर पहले से ही हॉट रॉक्स हमारा एग्जिस्ट है, पहले से हॉट रॉक्स है। बट ये हॉट रॉक्स के जब टच में वाटर आता है, ठीक है ना, हमारे अंडरग्राउंड में वाटर भी है, तो जहां पे वाटर और ये दोनों टच करता है तो वहां से हमें स्टीम बनती है। ये स्टीम हाई प्रेशर से निकलने की कोशिश करती है। हम इसी हाई प्रेशर स्टीम को हम यूज करते हैं ड्राइव टू टरबाइन एंड प्रोड्यूस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके एडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके जो मोस्ट एडवांटेज हैं, फर्स्ट तो है जियोथर्मल एनर्जी is economical use for production of electricity। यहाँ पर जो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, इज इकोनॉमिकल टू यूज, यहाँ पे टू इकोनॉमिकल टू यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, ये हमारा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। क्यों इकोनॉमिक पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे है, हम जो थर्मल पावर प्लांट पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, वहां पे क्या था, हमको वाटर से स्टीम बनाने के लिए अलग से हमको हीट देना पड़ता था। यहाँ पे जब हीट दे देते तो यहाँ वाटर क्या होता था, फिर स्टीम बनता था, फिर जाके टरबाइन को आपको ये रोटेट करता था। बट यहाँ पे क्या, हमको ऑलरेडी बना बनाया स्टीम मिल रहा, बस उसको डील आउट करके उसको बाहर ले आना। तो हमारा जो खर्च होता था, ठीक है ना, ये हमारा ये सेव हो जाता था। और हमारा फॉसिल फ्यूल्स जो हमको बर्न कराना पड़ता था, वहां पे बर्न करने वाला अरेंजमेंट हमको अब इस्टेब्लिश नहीं करना है। तो हमारी पे जो यहाँ से जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जस्ट अबाउट द हाफ रेट ऑफ यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, उसके रेट, उसकी तुलना में, उसको कंपेरिजन में क्या है, ये जस्ट हाफ पड़ता है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि यहाँ इकोनॉमिकल टू यूज है। सेकेंड आपका है द water steam is used for generating of electricity so does not cause any pollution। इसका सेकेंड एडवांटेज है कि यहाँ पे हम वाटर स्टीम यूज करते हैं जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट या प्रोड्यूस करने के लिए हम वाटर स्टीम यूज करते हैं। तो वाटर स्टीम क्या है, वाटर का स्टीम कोई भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन या पोल्यूट नहीं करता है, यानी इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं है। तो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, ठीक है। तो आपके ये दो मेन एडवांटेज हो गए, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है ना, ये प्रत्येक जगह पे अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ड्रॉबैक इसका यही है कि ये आपकी कंट्री में प्रत्येक जगह पे अवेलेबल नहीं है। जनरली कहाँ पे है, हमारे इंडिया में आपका मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये दो जगह पे हमारे ये आपका जियोथर्मल एनर्जी है। लेकिन ये एवरीवेयर कंट्री में तो है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि हम इसको हर जगह इसका प्लांट इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। सेकेंड आपका है द ड्रिलिंग in the earth to obtain geothermal energy
to obtain geothermal energy is technically too difficult and very expensive. सेकेंड आपका है कि जो हम जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के अंदर ट्रैप्ड है उसको हमको बाहर करने के लिए क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, छेद करना पड़ता है। तो जो अर्थ में हम डील करते हैं, ड्रिल जो करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होता है और डिफिकल्ट के साथ साथ क्या है, वेरी एक्सपेंसिव है, यानी बहुत खर्चीला है। तो इसके दो मेन ड्रॉबैक, आपके दो मेन ड्रॉबैक हैं, तो ये आपके डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी क्या, जो हमें एटम के न्यूक्लियस की वजह से जो फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम nuclear reactions in which changes the nucleus of atom is called, यहाँ पे क्या लीजिए, the energy released from nuclear reactions in which the changes the nucleus of atom is called nuclear energy। ठीक है, यहाँ पे वह एनर्जी जो कि चेंजेस द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी चेंजिंग की वजह से जो प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली जो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हमको जो न्यूक्लियस एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में ऑब्टेन होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड from nuclear reaction by two types। हमारा दो तरीके से ये फॉर्म होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। वो कौन कौन से हैं, द न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन बाय टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन और सेकेंड आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। एक फ्यूजन एक फ्यूजन है। फ्यूजन मीन्स क्या होता, अगर इसको देखा जाए तो क्या होता, फ्यूजन मीन्स विखंडन यानी टुकड़ों में टूटना, और फ्यूजन मीन्स क्या होता, संलयन यानी छोटे छोटे टुकड़ों का जुड़ना। तो एक जगह या तो इसका न्यूक्लियस टूटता है या फिर न्यूक्लियस ऐड होता है, ठीक है ना। या तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं, या तो एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। तो इन दोनों के ब्रेक होने की वजह से एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये जब दोनों ब्रेक होते हैं क्या होता है, इनके जो न्यूक्लियस के मास है, ठीक है ना, यानी मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आफ्टर रिएक्शन के बाद मास में चेंजिंग नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ मास में क्या होता है, चेंजेज आ जाते हैं। जो चेंजेज होता है वही मास क्या होता है, ये एनर्जी के रूप में चेंज होता है, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं फर्स्ट को लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या, तो द प्रोसेस in which a heavy
nucleus of atoms like uranium, plutonium, थोरियम, ठीक है ना। चाहे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये क्या है आपके एलिमेंट हैं, इनके जो एटम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव एटम्स, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स। रेडियो एक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इनके जो न्यूक्लियस होते हैं आपके छोटे छोटे न्यूक्लियस में आपके स्प्लिट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे एटम्स को, चाहे यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो या थोरियम हो, ये जो एलिमेंट है इनके एटम क्या है, तो द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है ना, यहाँ पे रेडियो एक्टिव ऐड कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिव एटम्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ठीक है ना, स्प्लिट्स, इसको यहाँ पे स्प्लिट्स अप टू in smaller nuclei when bombarded with low energy of न्यूट्रॉन्स। यानी आपका न्यूक्लियर फिजन क्या है, जब हम कोई लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन्स को हम बम्बार्ड कराते हैं, चाहे यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके एटम के ऊपर जब हम बम्बार्ड कराते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स से, तो क्या होता है, उससे हमारा ये आपके स्मॉलर न्यूक्लियस में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूटते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमको एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स ए लॉट एनर्जी हमको प्रोड्यूस होती है, किसके फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम देखें यूरेनियम को ले रहे हैं, तो यूरेनियम का क्या होता है, ये आपका मास नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर क्या है 92, मास नंबर क्या 3235 का। जब हम इससे हम न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, बमबार्ड कराते हैं, ये आपका लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है, इसको बमबार्ड कराते हैं तो क्या होता है, ये आपका बेरियम और आपका क्रिप्टॉन, ये दो एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाता है, तो प्लस क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पे जब हम लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से जब इसके ऊपर इसके एटम पे बमबार्ड कराते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है। जो यूरेनियम का एटम्स था ये दो छोटे छोटे एटम्स में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे इसके मास नंबर को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 235 प्लस 1 236 है, यहाँ पे 139 प्लस 94 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 3, ये क्या हो जाएगा 236 हो जाएगा। और यहाँ 92 जब ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके 92। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, इसके साथ एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। तो जो हमारा एटम का मास होता है, ठीक है ना, जो हमारे न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के जो मास होता है वहां पे क्या होता है, उसके मास में कमी आ जाती है, संख्या में कमी नहीं आती है बट उसके मास में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो वो मास क्या होता है, वही मास हमारा आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसके साथ हमारे 3 न्यूट्रॉन्स और प्रोड्यूस होता है। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या क्या आएगा, फर्दर अगेन यूरेनियम का जो एटम होगा उनको फिर स्प्लिट करेगा, फिर 3 आपका होगा। तो ये श्रृंखला कैसे चलती रहेगी, एक से आपके 3 न्यूट्रॉन, फिर यूरेनियम को ब्रेक करेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर यूरेनियम को। इससे क्या होगा, हमारा बहुत ही कम समय में, ठीक है ना, इन ए फ्यू सेकेंड ये इस तरह का चेंज चलेगा कि एक फ्यू सेकेंड में एक लार्ज
अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अगर हम सपोज करें कि 1 ग्राम कार्बन यानी 1 एटम कार्बन कह लीजिए, बल्कि 1 एटम कार्बन अगर हम इसको बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो इससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना अगर केवल एक एटम के द्वारा अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, ये 10 मिलियंस टाइम ग्रेटर होता है, ठीक है ना। यानी कि इससे जो एनर्जी होगा ये क्या होगा, ये इससे 10 टू द पावर 7 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है ना। तो इतना आपका ग्रेटर होता है अगर 1 एटम कार्बन को बर्न करें और 1 एटम यूरेनियम से जो आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, वो 10 मिलियन टाइम्स अबाउट ग्रेटर होती है। तो हम थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन पे भी आके देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना। यहाँ पे पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन में नीचे लिख के फिर आपको पहले फिगर बना रखा है, फिर समझाते हैं इसको कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, द पावर प्लांट in which the heat required to make steam drive turbines to produce electricity, and where the heat energy is obtained by nuclear energy is called न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक आपका जो पावर प्लांट है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, स्टीम के लिए, ठीक है ना। टू मेक स्टीम, टू ड्राइव टर्बाइंस जो टर्बाइंस को ड्राइव करता है, and to produce electricity where the heat energy is obtained by the nuclear energy। जहाँ पे हमको हीट रिक्वायर्ड हो जो स्टीम मेक करती है और वो क्या करती है, अगेन टर्बाइंस को रोटेट करती है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है, हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, ठीक है ना। जब न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हमको हीट रिक्वायर्ड होती है तो ऐसे पावर प्लांट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपका ये जो चैम्बर है, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट लेयर है ये मोटी कंक्रीट का, ठीक है ना, वेरी थिक कंक्रीट चैम्बर होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है कंक्रीट चैम्बर है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये है आपका कंक्रीट चैम्बर, ठीक है ना। एक कंक्रीट चैम्बर के अंदर फिर ये स्टील की एक दीवार होती है, वॉल स्टील का होता है, मेटल का, जो जिसके अंदर क्या है आपका ये यूरेनियम फ्यूल है, ये आपका यूरेनियम रॉड्स या फ्यूल जो भी कहना है, तो हमारा क्या है, ये आपका यूरेनियम, ठीक है ना। इसमें इसके बाद ये जो ग्रेफाइट के कोर होते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रेफाइट का कोर है, ठीक है ना। डिफिनेशन को आप लोग लर्न करके इसको कॉपी पर राइट कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि क्लियर हम इसको समझा सकें। अभी क्या है, अभी आपका ये जो है ये आपका ग्रेफाइट कोर है, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये आपका बोरोन का कंट्रोल रॉड्स है, ठीक। आपका ये यूरेनियम रॉड है जो आपका फ्यूल के रूप में यूज होता है, यही आपका फ्यूल है, क्लियर। अब यहाँ पे ये आपका बोरोन कंट्रोल रॉड है, ये ग्रेफाइट कोर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा ये सोडियम का ये हॉट सोडियम है, ठीक है ना। ये हॉट सोडियम क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये जाता है क्या, ये आपका वाटर टैंक
अब यहाँ पे क्या था, ये आपका हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है ना, ये स्टीम है। आपका ये टरबाइन है, ये आपका जनरेटर। अब यहां से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस हो रही है, ये आपका सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट। अब हम आते हैं आपका कूलेंट वाटर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो यूरेनियम रॉड्स है क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो सोडियम होता है क्या होता है, ये वेरी हॉट हो जाता है, ठीक है ना। इतना हॉट हो जाता है कि ये इसके बाद ये फ्लो करता है, हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ये जब हॉट सोडियम फ्लो करता है तो क्या होता है, ये वाटर टैंक में होता है, ठीक है ना। जब वाटर टैंक में क्या करता है, जब हॉट सोडियम जाएगा तो क्या होता है, वाटर हीट होकर क्या होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ स्टीम में चेंज हो जाता है, हॉट वाटर क्या होगा, जब स्टीम में चेंज होगा तो हाई प्रेशर स्टीम जब जाती है तो क्या होता है, ये हाई प्रेशर स्टीम इस टरबाइन को क्या करती है, रोटेट करती है। जो यहाँ पे स्पेंट स्टीम होता है, ठीक है ना, जो आपका बची हुई रहती है टरबाइन को रोटेट करने के बाद, तो स्टीम क्या करती है, इधर से आती है, ठीक है ना। स्पेंट स्टीम क्या होता है, यहाँ पे फिर कूलेंट वाटर टैंक होता है। यहाँ पे स्टीम क्या होती है, फिर कूल होकर फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। जब ये टरबाइन रोटेट करती है तो टरबाइन के साथ शाफ्ट भी क्या होता है, अटैच होता है। ये शाफ्ट भी रोटेट करता है। शाफ्ट रोटेट होने से क्या होता है, अल्टरनेटर, जो आपका अल्टरनेटर या जनरेटर क्या होता है, जब इसको यहाँ पे जब मूविंग कंडक्टर जब प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो ये यूरेनियम रॉड्स है, फ्यूल है, अगर एक बार फ्यूजन हो गया तो ये तो कंटिन्यूअस चेन में चलता रहता है, फिर कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दो रखा है, एक तो हमारा ग्रेफाइट कोर है और सेकेंड हमारा बोरान कंट्रोल रॉड्स, ठीक है ना। बोरान ग्रेफाइट कोर क्या करता है, ग्रेफाइट कोर करता है कि हमने जो रिएक्शन लिखा था उसमें क्या था, प्रत्येक एटम में हमारा 3 न्यूट्रॉन्स और बाहर आता है। तो जब 3 न्यूट्रॉन्स बाहर आता है तो ये क्या करता है, ये लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स चाहिए फर्दर बम्बार्ड करने के लिए, बट ये क्या होता है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनको क्या करता है, जो ग्रेफाइट रॉड होता है इनको मॉडरेट करता है, यानी इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इनको कन्वर्ट करता है, स्लो करता है। तो ये फर्दर बम्बार्ड करने में काम करता है। तो ग्रेफाइट रॉड क्या करता है, यहाँ पे जो एनर्जी है आपके न्यूट्रॉन्स की उसको कम करता है। और बोरान रॉड क्या करता है, बोरान रॉड क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। तो बोरान रॉड क्या करता है, इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल रॉड्स है इसको हम बाहर अंदर बाहर करते हैं। तो इसकी जो या क्या है, यहाँ पे क्या है, जब इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कम एब्जॉर्ब होगा, तो रिएक्शन तेजी से होगा। और जब हम इसको अंदर पुश करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स अधिक एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रिएक्शन। और इसको अगर पूरा पुश कर देंगे, पूरा यहाँ तक कर दें, तो क्या होगा, ये जो भी न्यूट्रॉन्स अगेन आएगा पूरी की पूरी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर क्या होगा, ये रिएक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार अगर रिएक्शन बंद हो गया तो जब तक हम फिर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड नहीं कराएंगे तब तक फर्दर रिएक्शन अगेन कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट अगर हम आते हैं तो आपका तारापुर, ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। सेकेंड अगर आते हैं तो आपका है राम प्रताप सागर,
राम प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में, कोटा के निकट। क्लियर है? थर्ड अगर हम लेते हैं तो थर्ड हमारा पावर प्लांट स्टेशन कहाँ पे है? आपका एक यूपी में भी है, नरोरा। ये आपका उत्तर प्रदेश में। आपका फिर कालपक्कम है, ये आपका तमिलनाडु। अब आपका एक कैगा है, कर्नाटका। ठीक है ना? ये सब आपके मेन इंपॉर्टेंट जो है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया है। ठीक है ना? अब हम आते हैं न्यूक्लियर बम पे। ठीक है ना? आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसमें जापान में जो वर्ल्ड वार में जो आपका बमबार्ड हुआ था तो उसमें हमने एटम बम का नाम सुना। क्या था? एटम। तो जो एटम बम होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? आपके न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है। ठीक है ना? उस एटम बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है? फ्यूजन में क्या होता है? इसमें ट्रिमेंडियस हीट एनर्जी जनरेट होती है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होती है। क्या होता है? तो वो क्या करता है कि ये वहां पे रहने वाले लाखों लोगों को मारने के लिए इनफ होता है। ठीक है ना? तो ये आपका न्यूक्लियर बम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या है? E इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। ठीक है ना? अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम मास ले, ठीक है ना, अगर ये पूरा डिस्टार्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी होगी? 1 इंटू आपका इसी क्या लाइट ऑफ वेलोसिटी, एम क्या मास है, लाइट ऑफ वेलोसिटी क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 10⁸ टू होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻16 क्या है? जूल्स। इतनी एनर्जी 1 किलोग्राम मास से प्रोड्यूस होगी एज पर द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। अब हम आते हैं एनर्जी यूनिट पे। एनर्जी यूनिट, अगर हम एनर्जी यूनिट देखें तो क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलती है उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? ये बहुत स्मॉल यूनिट है, इसको हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? तो मेगा इलेक्ट्रॉन या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 MEV इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁶ EV। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आए तो अगर 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो ये क्या होता? हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी W इक्वल टू क्या होता? Q इंटू V। बट Q यहाँ पे चार्ज क्या? एज ए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कूलम। अब इतने कूलम का चार्ज इसमें मल्टीप्लाई बाई अगर 1 वोल्ट से करें तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल एनर्जी हमारी आपका होता है। अब यहाँ पे अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? 1 MEV इक्वल टू हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 10⁶। ये क्या हो जाएगा? आपका इतना क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻ आपका 13 जूल। ठीक है ना? यानी 1 MEV में इतना जूल होगा। ठीक है? अगर हम आते हैं अगर एनर्जी मास यूनिट, ठीक, अगर हम mc स्क्वायर की बात करें, अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं AMU, इसको शॉर्ट फॉर्म में U भी कह लेते हैं। तो 1 AMU और 1 U इक्वल टू होता, अगर एक एटम का मास कितना होता?
एक एटम का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अबाउट यही होता है। तो अगर एक एटम का मास ये है तो एक आइंस्टीन का क्या कहता है, इक्वल टू mc²। अब c² क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअल जो स्पीड होती है लाइट की होती है 2.998 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट इसको हम लोग राउंड फिगर में क्या बोल देते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को पुट करें और इस वैल्यू को पुट करें तो आपका एक यू इक्वल टू हो जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाई 2.998 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। अगर इसको हम यूज करें तो क्या हो जाएगा 1.442 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 आपका ये आपका मास यूनिट हो जाएगा, ये आपका जूल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.442 इंटू द 10⁻⁻10 और आपका 1 यूनिट इक्वल टू लिख सकते हैं 93 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम उसमें पढ़े थे क्या था 1 MeV इक्वल टू था 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 जूल। ठीक है ना। अब इससे जब इसको हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपका 931 MeV। तो आपका एटॉमिक मास यूनिट हो गया। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो सेकेंड टाइप का था। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, ज्वाइन या कंबाइन होना, यानी छोटे छोटे न्यूक्लियस का कंबाइन होना। अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो क्या, द प्रोसेस in which two nuclei of light elements combine to form a heavy nucleus is called nuclear fusion। यहाँ पे लाइट न्यूक्लियर लाइट क्या हो जाएगा, लाइट न्यूक्लियर क्या आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हैवी न्यूक्लियस क्या है लाइक हीलियम हो जाएगा। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के हमने आइसोटोप्स पढ़ा था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटियम। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के हम आइसोटोप्स ले लें, ड्यूटेरियम ले लें, ठीक है, उसका क्या होता है 1H2 प्लस 1H2। ठीक है ना। यहाँ ड्यूटेरियम हो गया, हमने दो हाइड्रोजन को लिया आपस में कंबाइन करा के क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे लिख देंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे आपका हीलियम का प्लस आपका ये न्यूट्रॉन, ये आपका हीलियम होगा, ये आपका ड्यूटेरियम होगा। ठीक है ना। प्लस क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन तभी पॉसिबल है जब मिलियंस ऑफ टेम्परेचर हो। ठीक है। और प्लस यहाँ पे कभी तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे मिलियंस डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या है, मिलियंस पास्कल ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपका पास्कल होता है, यानी प्रेशर भी लगभग लाखों में हो और टेम्परेचर भी जब लाखों में हो तो उस सिचुएशंस में हमारे दो छोटे नाभिक आपस में कंबाइन होते हैं। अगर ये दो सिचुएशंस अगर नहीं होगा तो ये आपस में कंबाइन नहीं होगा। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप आ गए। अब हम आते हैं इस पे हाइड्रोजन बम पे। अब हम आते हैं हाइड्रोजन बम पे। जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है आपका ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है ना। तो ये कैसे बम्बार्ड होता है, इसमें आपका ड्यूटेरियम और
ट्राइटियम, ठीक है ना, 1H2 और 1H3 ये दोनों होते हैं, और प्लस क्या होता है हमारा लिथियम होता है, ठीक है ना 6। ये क्या करता है, ये इनके साथ इसमें हाइड्रोजन बम के अंदर इनके एटम्स रहते हैं, प्लस इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन तभी पॉसिबल है जब मिलियंस ऑफ टेम्परेचर और अबाउट द मिलियंस ऑफ पास्कल प्रेशर भी होना चाहिए। अब हमको मिलियंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बम के साथ, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बम के साथ मैंने साथ फॉर्म लिख दिया, इसके साथ हमको एटम बम भी यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी हम पहले हाइड्रोजन के एक एलिमेंट्स को अंदर रखते हैं, फिर इसके ऊपर एक लेयर हम एटम बम का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने यूरेनियम 235 को यूज करते हैं। क्लियर है। अब ये क्या करता है, पहले हम इसको बम्बार्ड कराते हैं, ये बम्बार्ड होने के बाद क्या होता है, इससे हमको ट्रिमेंडियस आपको ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। ये हीट क्या करता है, ये फ्यू सेकंड के लिए लाख डिग्री आपका मिलियंस डिग्री टेम्परेचर पैदा करता है, ठीक है ना। जब मिलियन डिग्री टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर जो आपका ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होता है क्या आपस में रिएक्ट करता है। आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, ये एक हैवी न्यूक्लियस में चेंज होता है। जब ये हैवी न्यूक्लियस में चेंज होता है तो फिर ये लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक चेन इतनी कंटिन्यूस और फ्यू सेकंड में होता है कि ये बहुत ही ये लॉट ऑफ एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है ये 1000 टाइम्स आपका स्ट्रांगर होता है, किससे, एटम बम से। यानी ये इससे भी खतरनाक होता है, एटम बम से भी खतरनाक कौन है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है ना। बट लेकिन हाइड्रोजन बम में क्या, हाइड्रोजन बम को बम्बार्ड कराने से पहले हमको उसमें एटम बम यूज करना पड़ता है। क्या करता है, एक और इसका वर्क है, एक बार इसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर क्रिएट करना, ताकि ये फिर फर्दर रिएक्शन हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बम का कैसे वर्क करता है मैंने बता दिया। हम आते हैं सोलर एनर्जी पे। अब सोर्सेस ऑफ सोलर एनर्जी, जो हमारा सोलर एनर्जी है आखिर तो उसके सोर्स कहाँ से, आखिर सन के पास इतनी हीट और लाइट आती कहाँ से है। तो ये क्या है, सन के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। जो हमारा सन है इसके चारों तरफ क्या हाइड्रोजन गैस है, और इसका जो टेम्परेचर है क्या वेरी हाई है, अबाउट मिलियंस डिग्री ऑफ टेम्परेचर है सन का। तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन गैस है तो क्या होता है, हम अगर 4 हाइड्रोजन ले लें, ठीक है ना, अगर हम इसको देखें तो क्या कर सकते हैं, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड द सन। यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर और प्रेशर जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो क्रिएट है सन के पास, और इसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन गैस है जो एक लाइट एलिमेंट है। इसका क्या है, ये लाइट, इसका न्यूक्लियस भी लाइट वेट है। तो यहाँ पे अगर 4 आपके, ठीक है ना, हाइड्रोजन के एटम है, तो मैंने 4 को अलग अलग कर दिया, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक बिग न्यूक्लियस में, एक हैवी न्यूक्लियस में चेंज होता है। ये कौन सा न्यूक्लियस होता है, ये आपका हीलियम होता है, ठीक है ना। और प्लस क्या करता है, आपका 2 आपका पॉजिट्रॉन, ये क्या है, इसका बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। ये पॉजिट्रॉन में 2 पॉजिट्रॉन देता है, ठीक है ना, और प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of light and हीट। लाइट और हीट के फॉर्म में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और ये आपके हीलियम नाभिक में चेंज हो जाता है। तो ये आपका प्रोसेस, चूंकि इधर चारों तरफ हाइड्रोजन गैस है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, और ये कंटिन्यूअस चलने रहते से यहाँ पे क्या था, हमको ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको हमेशा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। बट हमारा अर्थ इतना दूर है कि यहाँ की जो एनर्जी आती है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, मिलियन डिग्री टेम्परेचर है, बट
हम इतना दूरी पे हैं कि यहाँ पे आते आते क्या होता है, हमारा टेम्परेचर अबाउट 40 to 60 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है ना, इसे डाउन होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे लाइफ सर्वाइव है, ठीक है ना। तो ये हमारे सन ही नहीं, सन के साथ साथ जितने हमारे स्टार्स हैं जिनके पास ऑन लाइट है, वहाँ भी इसी तरह के न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन इसी तरह के वहाँ भी होते रहते हैं। नेक्स्ट में आता है, अब आता है एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे न्यूक्लियर एनर्जी की एडवांटेज क्या क्या है? यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज है, इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। यहाँ पे आपने देखा था कि एक ही एटम से बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमको एनर्जी प्रोड्यूस होता था। तो हम एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट न्यूक्लियर फ्यूल से हम लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 to 3 years कंटिन्यूसली, नो नीड ऑफ फ्यूल अगेन एंड अगेन। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक जगह पे हम जब स्टैब्लिश करते हैं तो एक ही बार में 2 से 3 साल कम से कम उसके लिए फ्यूल उसमें कलेक्ट हो जाता है। उसमें हमको बार बार फ्यूल नीड नहीं होती है, बीच बीच में हमको फ्यूल, एक ही बार हमने पावर प्लांट यूज कर लिया तो 3 साल के लिए हम खाली हो जाते हैं। 3 साल तक हमको कंटिन्यूअस हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में हम आते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस गैस। इससे कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होती। कैसी गैस? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, विच डज नॉट इफेक्ट ग्रीन हाउस, इसलिए वो ग्रीन हाउस को इफेक्ट नहीं करती है। और साथ साथ ना तो कोई सल्फर डाइऑक्साइड की गैस प्रोड्यूस होती है जिससे कि एसिड रेन का काज बने। तो इससे ना तो हमको एसिड रेन और, ठीक है ना, और ना ही हमको ग्रीन हाउस में कोई इफेक्ट होता है। तो ये आपके मेन एडवांटेज हो गए। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। हम नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या? फर्स्ट क्या है, द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिव्स। जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो रेडियो एक्टिव्स नेचर का होता है, जिसको विच कीप ऑन इमिटिंग हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशंस। इससे क्या होता है, अगर इसको हम कहीं स्टोर करते हैं तो उससे हमको हार्मफुल रेडिएशंस, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होता है वो हार्मफुल रेडिएशन इमिट होता है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये हजारों वर्षों तक इमिट होगा। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। इसलिए ऐसे मटेरियल्स को हमको स्टोर करने में और उसको डिस्पोज करने में हमें काफी डिफिकल्टी आती है। अगर हम इसको इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज या स्टोर कर रहे हैं तो हमारा हार्मफुल है, क्योंकि जो इससे रेडिएशंस होंगे वो हमारे बॉडी को बहुत हार्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है, द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज हायर। इसमें जो एक्सीडेंट का रिस्क क्या है, बहुत हायर होता है देन अदर पावर प्लांट। जो अदर पावर प्लांट अगर उनकी तुलना में देखें तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट क्या हायर है। किस लिए? ड्यू टू द लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। जो हम कंक्रीट की मोटी दीवार बनाते हैं, किस लिए? ताकि हमारे वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहां से बाहर ना आए। अगर कहीं से लीकेज होता है तो उससे क्या होगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन होगा जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करेगा और इससे हमको रेडिएशन से हमारे बॉडी को हार्मफुल भी होगा। तो द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव। थर्ड है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन है वो क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। और द फ्यूल लाइक यूरेनियम, जो हमारे यूरेनियम फ्यूल जो फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा यूरेनियम मटेरियल है इसकी जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। इसका मीन्स लिमिटेड स्टॉक में हमारे इंडिया में है। तो यहाँ पे 4 ऐसे ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेज है जो न्यूक्लियर एनर्जी को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हाउ लॉन्ग विल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ लास्ट। हम एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से कंजप्शन करें, किस तरह से यूज करें कि हमारे अर्थ में काफी समय तक लास्ट ना हो। अगर हम रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, तो चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो, अगर उसको भी बर्न करें तो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। लेकिन जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, जिससे हमें लगता है कि हमको पोल्यूट नहीं करता है। क्लियर है कि पोल्यूट नहीं करता है, बट इसको लिए हमको जो डिवाइस की आवश्यकता होती है, जो इक्विपमेंट की या जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, उसको यूज करने के लिए, उसको बनाने के लिए जब हम मटेरियल यूज करते हैं तो वहां पे हमारा कहीं ना कहीं पोल्यूट करता है। क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो सामान बनता है वहां पे क्या होता है, वहां से जो उसके वेस्टेज मटेरियल्स, जो उसके आपके स्मोक्स या जो भी कह लीजिए उसको बनाने में, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है। इसलिए हम कभी ये नहीं कर सकते कि ये हमारा पोल्यूशन का कारण नहीं है, ये पोल्यूशन का कारण नहीं है। केवल हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अगर जैसे हम देखें तो क्या है, जैसे हमारा CNG है,
ये है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या ये नीट एंड क्लीन गैस है, जिसको हमें कुकिंग फूड के लिए भी यूज होता है, व्हीकल्स में भी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज करते हैं एज ए फ्यूल के रूप में। तो ये हमारा सीएनजी क्या, ये बेटर फ्यूल है, ठीक है ना, बेटर फ्यूल है। किसके कंपेयर में, अगर हम कंपेयर करें तो ये आपका बर्निंग ऑफ ऑयल और कोल से कंपेयर करें तो इन दोनों के कंपेयर में सीएनजी इज ए बेटर फ्यूल है, क्योंकि ये ज्यादा पोल्यूट करता है, ये कम पोल्यूट करता है। बट अगर इससे भी कंपेयर करें तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, ये इससे भी बेटर है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस इससे बेटर है, ठीक है ना। वाई, क्यों बेटर है, हाइड्रोजन गैस इज बेटर फ्यूल देन सीएनजी। जब आपका सीएनजी बर्न होता है, ठीक है ना, जब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस नहीं है, बट अगर इसका एक्सेसिव अगर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, अगर एक्सेसिव इमिटिंग हो रहा है तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस को इफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर राइज होगा। तो सीएनजी क्या है, इसके कंपेयर में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। बट हाइड्रोजन गैस अगर बर्न होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस अगर बर्न होता है तो केवल ये वाटर फॉर्म होता है, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन गैस बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो केवल वाटर फॉर्म होता है। वाटर क्या होता है, ये किसी भी तरीके से हमको हार्मफुल नहीं है। तो हम किसी भी फ्यूल को हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है, ये कम बेटर है, केवल हम इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। बट कोई भी फ्यूल, ठीक है ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें हार्मफुल करता है, ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है या हमारे इको बैलेंस को खराब करता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, हाउ लॉन्ग विल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ अर्थ लास्ट। हम किस तरह से क्या करें कि जिससे हमारी जो एनर्जी है वो काफी समय तक हम उसको यूज कर सकें। तो वी शुड also reduce energy consumption by using of some following steps. Clear? We should also reduce energy consumption by using of some following steps. हम कुछ ऐसे फॉलोइंग स्टेप्स है जिसको हम यूज करके एनर्जी के कंजप्शन को हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, फर्स्ट क्या है, जैसे आपके घर में क्या है, आपका बल्ब, फैन यूज, ये जो यूज करते हैं अननेसेसरी भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच ऑफ द लाइट, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिक appliances which are not used। ठीक है, जब यह यूज नहीं हो रहा है, जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उस समय स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। We should always use efficient डिवाइसेस। हमको हमेशा इफिशिएंट डिवाइसेस ही यूज करना चाहिए, ठीक है ना, जो कम से कम एनर्जी में अधिक से अधिक वर्क कर सके। इफिशिएंट डिवाइसेस आर अप्लायंसेस, कुछ भी राइट कर लीजिए, ठीक है। We should use pressure cooker for कुकिंग फूड, ठीक है ना। हमें कुकिंग फूड के लिए क्या करना चाहिए, प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें कम समय में खाना हमारा पक जाता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट है द यूज ऑफ बायोगैस शुड बी encouraged in रूरल एरियाज। हमको बायोगैस को हमें इंकरेज करना चाहिए रूरल एरिया में, ठीक है ना। गुड क्वालिटी ऑफ स्टोव्स should be used for cooking food, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट में एक ले सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्या है, my skill should be used for short distance because the fuels are very precious। तो ये हमारे डिफरेंट वे हैं जिसकी तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज बायोगैस आपको रूरल एरिया में आप कर सकते हैं। सोलर कुकर्स का भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट उसमें और है, सोलर कुकर शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, ठीक है ना। और आपको अगर वाटर भी हीट करना है तो वहाँ भी सोलर हीटर का यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं से एनर्जी को सेव करना है ताकि हमको लॉन्ग लाइफ तक उसका यूज कर सके। क्योंकि जो हमारा अर्थ के अंदर कोल है या आयल है, अगर जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं, अगर उसी रेट से हम यूज करते रहें तो कोल की जो लाइफ है केवल 200 ईयर्स के लिए, यानी 200 साल के बाद कोल लगभग एग्जॉस्टेड हो जाएगा पूरी तरह। आयल की भी स्थिति ये है कि केवल 40 ईयर्स तक ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, 40 to 50 ईयर्स तक। तो इसकी वजह से क्या, हमको लॉन्ग लाइफ में फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमको जहाँ तक हो सके हमको फ्यूल को सेव करना है। तो हम अननेसेसरी एनर्जी को यूज न करें और कोशिश करें कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, जहाँ तक हो हम इसका यूज करें, ठीक है। और हम ट्रीज को भी काफ़ी ग्रो करें ताकि हमको पोल्यूशन में भी इको फ्रेंडली बनाएगा, इन्वायरमेंट पोल्यूट करने से हमको बचाता है। तो हम अधिक से अधिक पेड़ भी लगाएं। तो इसी के साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी का चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है, ओके।